नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 28% से ज्यादा मतदान। अंतिम दौर में 40 सीटों पर हो रही है वोटिंग। जमाइका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर चलाने का मामला भी पहुंचा कोर्ट। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने फिर काम किया बंद। डॉक्टरों ने कहा, सुरक्षा के साथ राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारा विरोध प्रदर्शन। खेल की खबरों में कानपुर टेस्ट के अंतिम दिन दूसरी पारी में बांग्लादेश के अब तक गिरे 9 विकेट। भारत मैच जीतने की कर रहा है कोशिश। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जारी अंतिम दौर के मतदान से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक राज्य में 28% से ज्यादा मतदान हुआ। बांदीपोरा में मतदान 28% के पार रहा। बारामूला में मत प्रतिशत 23.20%। जम्मू में 27% के पार। कठुआ में 31% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं कुपवाड़ा में मत प्रतिशत 27.34%। सांभा में 31.50% और सर्वाधिक मतदान उधमपुर में हुआ है, जो कि है 33.84%। कश्मीर के बारामूला में आजादगंज के पोलिंग बूथ को विशेष तौर पर पिंक तैयार किया गया है। इस बूथ पर सभी कर्मचारी महिलाएं होती हैं। यहाँ खास तौर पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। देखिए हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने क्या कुछ बात की है वहां पर मौजूद मतदाताओं के साथ। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है और तमाम जगहों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बारामूला के आजादगंज पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं और ये वो पोलिंग बूथ है जहां पर पहले जो है लोग निकल कर नहीं आते थे, लेकिन पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है और लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जो आते हैं वो दिखाते हैं हमने मतदान किया है और उसके बाद वो यहाँ पर अपनी सेल्फी भी लेते हैं। आपने अभी सेल्फी ली यहाँ पर? जी जी जी। अच्छा, वोट को लेकर कितना उत्साह था आपके मन में? सुबह सुबह आप अपने घर से निकल कर आए? हाँ हाँ ठीक है, हमने डाला इसलिए बेरोजगारी है। हाँ, बिजली का मसला है, 370 का मसला है। अच्छा, ये बताइए वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देख सकते हैं कि लोग ऐसे आ रहे हैं और लाइनों में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आए हैं। वोट डालना कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत। कितना जरूरी वोट डालना? जरूरी है। हाँ, अपने वोट के अधिकार के प्रति जो है सभी लोग बहुत जागरूक हैं और इनका कहना है कि एक लंबे समय के बाद इन्हें मौका मिला है तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सरकार जो बने उसमें इनकी हिस्सेदारी हो, एक पर्याप्त भागीदारी हो और इसके लिए वो सुबह सुबह अपने घर से निकल कर आए हैं। पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर। रमा त्यागी, डीडी न्यूज, बारामूला। जम्मू कश्मीर में 100 साल की माला बेगम ने बांदीपोरा के मतदान केंद्र पर अपना वोट डालकर प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर उनकी इस तस्वीर को साझा किया है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मुकाबले में सियासी लड़ाई काफी कड़ी है और उसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी मौजूद हैं। सिर्फ इसलिए उन्हें गेम चेंजर भी माना जा रहा है और ऐसे ही एक निर्दलीय उम्मीदवार से बात की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। करा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार जो निर्दलीय हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे ही बारामूला से एक निर्दलीय हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद मकबूल मखनू। मैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट निकला हूँ, आजाद उम्मीदवार हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए आपने आजाद लड़ने का फैसला क्यों किया? मैंने आजाद लड़ने के लिए ये फैसला किया है, जो कश्मीर घाटी के अंदर जो हमारे पास इस वक्त ये मुसीबतें हैं तो हम इसको बड़े पैमाने पर दूर करना चाहते हैं। इससे पहले आपने कभी चुनाव लड़ा? नहीं, अभी इससे पहले नहीं लड़ा। अभी तक
इससे पहले क्यों नहीं लड़ा? इससे पहले लड़ा इसलिए नहीं कि जो हमारे जो चुनाव लड़ने वाले थे हमने उन्हीं तक रखा था। अलबत्ता वो निकले, खोदा पहाड़ निकला चुवा। उन्होंने कौन कौन? बहुत सारे लोग निकले। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन बेग साहब आया था, बारामूला का नुमाइंदा। तो ये सब लोगों के सामने उसने हम किस दाने तक पहुंचाए। तो उनसे विश्वास क्यों हटा आपका? वो टोटल गलत निकले। उन्होंने हमें मुसीबत के सिवा कुछ नहीं दिया। यहाँ हमारा जो सुकून था वो भी लुट गया, हमारा जो घर थे वो भी लुट गए, हमारा जो कारोबार था वो भी टोटल लॉस। हमारे खासकर हमारे जो बच्चे थे, जो हमारे प्रॉपर्टी है, जो हमारे लगते जिगर है, जिनके लिए माँ बाप सब कुछ करता है, वो टोटल हमारे पास लॉस है। आपने वोट डाला, आपने किस मुद्दे पर वोट डाला? इस कश्मीर की तरक्की के लिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, हमें काफ़ी है। बच्चों को तालीम अच्छी तरह से नहीं मिलती है, फैसिलिटीज़ नहीं है। इंशाल्लाह हो जाएंगी, अब नए नए आ रहे हैं, इनमें सलाहियत है। जो आपको लगता है कि अब जो लोग हैं वो नए चेहरे चाह रहे हैं, किस लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग पुराने भी कोई बुरे नहीं थे, लेकिन अब बहुत उनको पास भी उतने सोर्सेज नहीं थे, वो क्या करेंगे। बहुत पुराने हैं कश्मीर में, आपको पता है कैसे हालात थे। उन हालातों में उनका वो करना, उन्होंने बहुत कुछ किया। तो हालात जो सुधरे हैं और लोगों का कहना है कि जो पुराने चेहरों को काफी मौका दिया और अब नए चेहरों को भी ये मौका देना चाहते हैं। रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, बारामूला। जम्मू के उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य ने शांतिपूर्ण तरीके से जारी वोटिंग की जानकारी दी है। पोलिंग स्टेज में सब प्रॉपरली अरेंजमेंट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से। अभी तक 9 बजे तक का जो जम्मू प्रोविंस में है लगभग 12% तक वोटिंग हो चुकी है। सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और सभी वोटर्स से निवेदन है कि वो अपने वोटिंग जो अपना पोलिंग स्टेशन है उस पर आए और वो अपना वोट कास्ट करें। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी 90 सीट पर मतदान होना है। मतों की गिनती और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत शहरी और समालखा की बपौली में रैली को संबोधित करने वाले हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती आज राज्य के यमुनानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी राज्य के मतदाता को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बताएं कि हरियाणा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में कल से चुनावी प्रचार की शुरुआत की। राहुल गांधी की कल से शुरू हुई हरियाणा विजय संकल्प यात्रा आज झज्जर के बहादुरगढ़ पहुंचने वाली है। सोनीपत के 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ये यात्रा गोहाना पहुंचेगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अनाज मंडी समालखा में रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत जारी है। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तो जमाइका के प्रधानमंत्री की ये भारत यात्रा और कैरिबियाई देश के तौर पर जमाइका की पहचान वैश्विक पटल पर अंकित है और कैरिबियाई देशों के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उस लिहाज से यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है और सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ने के लिहाज से भी यात्रा अहम है और क्रिकेट को लेकर दोनों देशों का जो जुनून है वो भी एक पुल में इन दोनों को एक सेतु के रूप में जोड़ता हुआ नजर आता है। और ख़ास तौर पर गुलामी की लंबी दास्तां जिस तरह से भारत के इतिहास में रही है और उसको पार पार भारत आज वैश्विक पटल पर अपना नाम अंकित कर रहा है, कुछ ऐसी ही कहानी जमाइका की भी है। तो इन तमाम अगर हम कारकों को देखें तो वो ये कारक दोनों देशों को एक साथ जोड़ते हैं और आर्थिक लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुत अहम हो जाता है कि लगातार दोनों के जो आर्थिक संबंध हैं वो मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए जो
जमैका के प्रधानमंत्री हैं, उनका मानना है कि द वाइडर कैरिबियन क्षेत्र के साथ संवाद का ये एक अहम मौका है और निवेश, और जब हम टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करते हैं तो उस लिहाज से भी इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही डॉक्टर एंड्रयू होलनेस की अगुवाई में प्रमुख जो उद्योगपति हैं और आर्थिक सहयोग की वृद्धि की अगर बात की जा रही है, उस लिहाज से भी जो प्रतिनिधिमंडल साथ में आया हुआ है जमैका के, जो वार्ता चल रही है, तो कई ऐसे निवेश, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर MOU साइन होने की संभावना है। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस ने महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजघाट समिति द्वारा उन्हें महात्मा गांधी पर लिखी पुस्तकें और प्रतिमा भेंट की गई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे सुप्रीम कोर्ट से, जहां देश भर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने व्यक्त की है चिंता। गाइडलाइंस का अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर और अन्य लोग उठा रहे हैं फायदा। खास वर्ग के खिलाफ कार्रवाई की बात पूरी तरह गलत। जस्टिस गवई, अवैध निर्माण पर नहीं रुकेगी कानूनी कार्रवाई। तो ये अहम जो सुनवाई है वो बुलडोजर के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको लेकर ये सुनवाई चल रही है, जहां जस्टिस गवई ने कहा कि अवैध निर्माण पर नहीं रुकेगी कार्रवाई। और उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में जो बुलडोजर एक्शन है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और किसी खास वर्ग के खिलाफ ये नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी चिंता व्यक्त की है यहाँ पर। गाइडलाइंस का अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर और अन्य लोग उठा सकते हैं फैसला, ऐसा सॉलिसिटर जनरल का मान रहा है। और खास वर्ग के खिलाफ कार्रवाई अगर की जा रही है तो ये बात पूरी तरह से तथ्यात्मक तौर पर गलत है। जस्टिस गवई का मानना है कि अवैध निर्माण पर नहीं रुकेगी कानूनी कार्रवाई, यानी कि अगर कोई अवैध निर्माण किया गया है तो बुलडोजर की कानूनी कार्रवाई अगर की जा रही है तो वो नहीं रुकेगी। और इसलिए देश भर में जो बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई कर रहा है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए तमाम बातें कही, क्योंकि गाइडलाइंस का जो अवैध निर्माण है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर और अन्य लोगों के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसलिए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब चल रही है तो पिछली सुनवाई में भी ये कहा गया था कि एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देश धर्मनिरपेक्ष है और आदेश सबके लिए है, लोगों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। और ऐसे मामलों पर देशव्यापी गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का ये मामला है। और जस्टिस गवई ने कई अहम बातें, टिप्पणियां की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं जहां हम जो निर्धारित कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए होगा और इसीलिए सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे पहले है। 17 सितंबर को कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए, यानी आज तक के लिए, बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। अदालत का मानना था कि अगली सुनवाई तक देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन ना हो। सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण पर एक्शन को अलग रखा गया था। और केंद्र के सवाल उठाने पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह बांधे नहीं जा सकते और इसीलिए अभी ये सुनवाई चल रही है और अहम टिप्पणियां इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई जारी है उसमें जस्टिस गवई ने कहा कि जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी और अवैध निर्माण पर कानूनी कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। तो तमाम अहम बातें ये कही जा रही हैं। अवैध तरीके से जो अगर मंदिर बना है या दरगाह बनी है उससे हटाना होगा, क्योंकि लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि भाई खास वर्ग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए अभी टिप्पणियां जो हैं वो की जा रही हैं क्योंकि सुनवाई अभी जारी है। इसलिए देशव्यापी गाइडलाइन की बात कही गई है और इसीलिए कोर्ट में ये भी कहा गया कि कोर्ट
धारणाओं से प्रभावित नहीं होता। हमारे साथ विकास सारथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। चलिए, विकास से हम कुछ ही देर में बात करेंगे, लेकिन ये खबर बहुत अहम है इस वक्त, जो कि देश भर में जो बुलडोजर एक्शन है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तमाम एक्शंस पर रोक लगाई गई थी। और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां देश भर में बुलडोजर कार्रवाई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें जिला कलेक्टर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश की अवहेलना करते हुए वहां मौजूद ईदगाह, दरगाह या दूसरे धार्मिक निर्माण को गिराया गया है। सीजीआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वो पहले से लंबित मामले के साथ सुनवाई की मांग के लिए मेल करें। भाजपा के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस चरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश में पार्टी को सदस्यता अभियान के तहत 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। आपको बताएं कि सदस्यता अभियान के पहले चरण में भाजपा ने 1.67 करोड़ सदस्य बनाए और दूसरे चरण का अभियान समाप्त होते ही 16 से 31 अक्टूबर तक पार्टी सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान भी चलाएगी। पार्टी ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर 5-5 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। खबर कोलकाता से, जहां आरजीकर अस्पताल में हुए महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में एक और नया मोड़ सामने आया। जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर चले गए और इस बार डॉक्टर अपने काम को पूरे तरीके से बंद कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने 10 मांगे भी रखी हैं। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की मांगे हैं: अभया को बिना किसी देरी के न्याय मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी ले और स्वास्थ्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटाए। राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तुरंत एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली हो। हर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खाली बेड के बारे में ऑनलाइन जानकारी के लिए मॉनिटर सत्यापित किए जाए। साथ ही हर कॉलेज के आधार पर जूनियर डॉक्टरों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व के साथ टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाए। Sandeep Ghosh's illegal activities and oppression were directly facilitated by high-ranking officials in the health department, and he has sheltered a gang of goons on campus who have perpetuated this corruption. We clearly communicated in our meeting with the Chief Minister and the Chief Secretary, and also in emails, that we do not feel secure in this environment of fear. The state government has not only failed to convene such a meeting, but has also not responded to our letters. पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मामले को सीजीआई की बेंच के सामने उठाया। कोर्ट ने छुट्टियों के बाद सुनवाई का आश्वासन दिया। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षकों के साथ साथ गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को अवैध करार दिया था। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन से सटी सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं है और संवेदनशील है और भारत किसी भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दौरान उन्होंने चीन पर पूछे गए सवाल पर कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसा कम हुआ है। As far as China is concerned, it has been intriguing our mind for quite some time. And I keep saying with China, you have to compete, you have to cooperate, you have to coexist, you have to confront and contest. So what's the situation today as we are looking at? The positive signaling is coming from the diplomatic side. But what we have to understand, the diplomatic side gives you the options and possibilities. But when it comes to the execution on ground, when it relates to the ground per se, it is dependent on the military commanders on both the sides to take those decisions. So what's the situation today? It's stable, but it's not normal and it's sensitive. So if that be the case, what are we wanting? We are wanting that the situation, what was there pre-April 2020, that should be restored back. Whether in terms of the ground occupation situation or
the buffer zones which have been created or patrolling which have been kind of planned as of now. So till the time that situation is not restored, as far as we are concerned, situation will remain sensitive, and we are fully operationally prepared to face any kind of a contingency which will come through. And in complete gamut, if we see, the trust has become the biggest casualty. और बात करते हैं खेल जगत की। कानपुर टेस्ट के 5वें दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी 146 रन पर सिमट गई। भारत को जीत के लिए 95 रन चाहिए। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।